कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, वो अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि कैसे बताएं अपने पेरेंट्स को, या फिर पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। हमारा ना एक पेरेंटिंग स्टाइल ऐसा बन चुका है जिसमें हमें ऐसा लगता है एज पेरेंट कि हमें ही बस सिखाना है बच्चे को, बट ऐसा नहीं होता है। हमारे बचपन में हमने किन किन चीज़ों से सफ़र किया है, किस तरह के इमोशंस हमें मिले हैं, वो इमोशंस कैरी करते 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 वो बॉडी में भरते 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 कुछ स्पेसिफिक एरियाज में जाकर स्टक हो जाते हैं, जिससे कुछ हेल्थ इश्यूज हमारे बॉडी में डेवलप होना शुरू होते हैं। जो लोग बोलना बंद कर देते हैं, जो चुप हो जाते हैं, उनको हार्ट रिलेटेड ट्रबल होता है, उनको थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सप्रेस कर लेते हैं अपने आप को। जो लोग सेल्फ नेगेटिव टॉक करते हैं उनको क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? सारी चीजें 0 to 7 ईयर्स में एज अ चाइल्ड हम डेवलप करते हैं अपने अंदर। सो पेरेंट्स शुड बी मोर केयरफुल डीलिंग विद द चिल्ड्रन इन दैट स्पेसिफिक फेज 0 to 7, और वो कैसा बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेटर डील करें, क्योंकि वही ब्रेन डेवलपिंग स्टेज होती है हमारी। हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल लोगों को। वो हार्ट अटैक का इशू ही यही है, व्हेन वी आर नॉट फुली एक्सेप्टेड और लव्ड बाय पीपल। ट्रॉमा की वजह से मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट आ सकता है जो किसी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रहा है, हम एसिडिटी की दवाई खाना शुरू कर देते हैं मॉर्निंग में, उसको सप्रेस कर देते हैं उस बॉडी को। सो हम ऑलरेडी एक सप्रेस्ड इमोशन को और ज्यादा सप्रेस करते जा रहे हैं विद द मेडिसिन, बट हम उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। लिखना शुरू कर दो, 5 मिनट या 2 मिनट भी लिख लो, बट आप लिखना शुरू करो, बिकॉज लिखना हमारे अंदर से बहुत इमोशंस को निकालता है और बहुत लाइट करता है हमें। डॉक्टर विनी भाटिया के अपने शो द सोल जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। सोल जर्नी में आज बात होगी ट्रॉमा की। हम देखते हैं कि बचपन से ही हम कई तरह के ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं और उनसे हमें कई तरह के हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो क्या उन ट्रॉमास को हम ठीक कर सकते हैं? क्या हमारे हेल्थ इश्यूज ठीक हो सकते हैं हीलिंग के द्वारा? आज इस पर बात होगी। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर विनी भाटिया जी से। डॉक्टर विनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू। विनी जी, ये बताइए कि जो हेल्थ इश्यूज होते हैं कई बार हमें बहुत परेशान करते हैं और बचपन से हमारे साथ चले आ रहे होते हैं, तो ये क्या ट्रॉमास की वजह से होते हैं? और अगर हम सही से ट्रीटमेंट लें तो क्या हीलिंग के थ्रू हम इसे ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, ट्रीटमेंट एज इन, देखिए क्या होता है कि जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें मेडिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा अपने अंदर इंटरनलाइज करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि बहुत सारे डिजीज़ेस जो होते हैं हेल्थ में, वो हमारे इमोशनल पैटर्न से या ट्रॉमा से आ रहे होते हैं। हमारे बचपन में हमने क्या चीज़ें किन किन चीज़ों से सफ़र किया है, किस तरह के इमोशंस हमें मिले हैं, वो इमोशंस कैरी करते 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 वो बॉडी में भरते 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 कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में जाकर स्टक हो जाते हैं, जिससे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हमें हमारे बॉडी में डेवलप होना शुरू होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कुछ इमोशंस की बात करूं, तो कुछ सप्रेस्ड इमोशंस जो होते हैं, जो हमने एज अ चाइल्ड वाइल ग्रोइंग अप हमने जिनके बारे में बात नहीं करी होती है, या हमें लगता है कि अगर हम बात करेंगे एज अ चाइल्ड, अगर हमें लगता है कि हम बात करेंगे तो हमारे पेरेंट्स ये बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे पहला जो विंडो होता है, या ये जो होता है जहाँ पर हमें लगता है कि हम कहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। अगर हमें वहाँ पे वो स्पेस नहीं मिल पाता है, तो हमारे अंदर वो एक इमोशन ये डेवलप होना शुरू हो जाता है कि लोग हमें, अगर हम ये बात बोलेंगे तो लोग हमें नहीं समझ पाएंगे, और वही इमोशन बढ़ते 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 हमारे साथ में डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो हम अंदर 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 रखना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सोर थ्रोट होना, या थ्रोट से रिलेटेड थायराइड होना, या किसी भी तरह का थ्रोट रिलेटेड ENT रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना। ये सब प्रॉब्लम्स जो होते हैं, ये हमारे कीपिंग द इमोशंस इनसाइड अस उस वजह से होते हैं। सप्रेस्ड इमोशंस का एक आउटपुट होता है, या एक रिजल्ट होता है, जो एक थायराइड या इस तरह के इमोशंस में फॉर्म होना शुरू होता है। उसी तरह से जैसे अगर हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है किसी बच्चे को, जैसे चेस्ट कंजेशन आजकल बहुत ज़्यादा होता है, कफ कंजेशन, लंग्स रिलेटेड अस्थमा हो जाता है बहुत लोगों को। ये चीज़ होती है जब हमें बचपन से ही
हम बहुत अनएक्सेप्टेड feeling of unaccepted, or maybe a feeling of not getting much attention of the parents. जैसे होता है ना कि पेरेंट्स आर वेरी बिजी एट द अब आजकल के टाइम पर. सो जब हमें वो इमोशंस या वो हमें वो कनेक्ट नहीं मिल पाता है, तो हमें लंग्स रिलेटेड और ऑल्सो लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें उन बच्चों को भी होती है, जनरली उन बच्चों को होती है जो बच्चे जिन मदर्स की डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट हुई होती है, तो उनको फियर ऑफ सेपरेशन हो जाता है, जो मतलब एक डिफ़िकल्ट जर्नी से उनका सेपरेशन होता है ऑफ द कॉर्ड्स, मदर का कॉर्ड एंड द चाइल्ड कॉर्ड. जब वो बहुत डिफ़िकल्टी से सेपरेशन होता है, तो उनको फियर ऑफ सेपरेशन, ये सेपरेशन एंजाइटी बेसिकली बहुत ज़्यादा हो जाती है. जो बच्चे अकेले रहते हैं वाइल ग्रोइंग अप, एज पेरेंट्स आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो वो उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन एंजाइटी होती है, और वो इवेंचुअली हमारे लंग्स को प्रॉब्लम करना शुरू होती है. सो बेसिकली फियर ऑफ सेपरेशन एंड सेपरेशन एंजाइटी इज़ मोर रिलेटेड टू लंग्स. तो इसी तरह के बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो हमारे बॉडी पे, जो हम आगे बात करेंगे अभी, जिनकी वजह से हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स आने, डेवलप होने शुरू होते हैं. नाउ आई वुड से कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक हीलर के पास जाओ या और हीलर को बोलो कि उस चीज़ को हील करें. अगर आपने खुद इन इमोशंस को एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, बेसिकली हमारी बॉडी हमसे डिमांड कर रही होती है कि हम अपने इमोशंस को सुने, क्योंकि हम बहुत बार अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे होते हैं. मतलब अगर हमें ये थायराइड, चलो कोई भी फीवर हो गया या कोई मे बी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रहा है, हम एसिडिटी की दवाई खाना शुरू कर देते हैं मॉर्निंग में, उसको सप्रेस कर देते हैं उस बॉडी को. हार्मोनल टेबलेट्स खाना शुरू कर देते हैं, थायराइड को वहीं सप्रेस करना शुरू कर देते हैं. सो हम ऑलरेडी एक सप्रेस्ड इमोशन को और ज़्यादा सप्रेस करते जा रहे हैं विद द मेडिसिन, बट हम उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं. सो एक्नॉलेज जिस दिन आप करना शुरू, सो बॉडी को कुछ नहीं, लाइक आप एक बॉडी को समझो कि एक इंसान है जो नॉक करे जा रहा है, बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, और आप उसको सप्रेस करे जा रहे हो विद बाय गेटिंग पानी पीकर या कुछ भी ऐसे, या उसको साइड करते जा रहे हो उस इंसान को. सो वो बार बार आता रहेगा क्योंकि आपने उसको देखा ही नहीं, आपने उसको एक्नॉलेज ही नहीं किया. सो जब आप उसको एक्नॉलेज कर लोगे कि ये इमोशन की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका आधा ट्रीटमेंट वहीं से शुरू हो जाएगा. और वो उस चीज़ को कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है एंड लव चाहिए होता है, जो उसको एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, जो उसको एज अ चाइल्ड नहीं मिला होता. तो जब वो चीज़ मिल जाएगी, वो वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाएगा. एंड उसके बाद देन एक्सटर्नली आप थोड़ा सा मे बी विद मेडिकल हेल्प, मे बी विद सम हीलिंग्स, उसको एडिशनली और ज़्यादा सपोर्ट करके उसे उस चीज़ से रिकवर होना शुरू कर सकते हैं. पेरेंट्स को कैसे पता चले कि उनका बच्चा जो है वो ट्रॉमा से गुजर रहा है? कुछ सिम्टम्स होते हैं बच्चों के अंदर ऐसे? यस, जैसे कि कल ही मैं एक मेरी क्लाइंट से बात कर रही थी जिनके बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. वो अभी शायद 2.5 या 3 साल की है, बच्ची है छोटी, उसको बहुत गुस्सा आता है. और पेरेंट्स को, सो बेसिकली उसकी मदर मेरे से बात कर रही थी कि मुझे कुछ रेमेडी या कुछ ऐसा बता दो क्योंकि इसको बहुत गुस्सा आता है. स्कूल में इवन मेरे को उनको टीचर्स ने भी बोल दिया है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है. सो आप इसको या तो स्कूल चेंज करा दो या कुछ ऐसा, क्योंकि मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है ये बच्चा, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. ये कभी कभी बहुत ज़्यादा चिल्लाती है किसी भी चीज़ पे या बच्चे को मार देती है. सो इवेंचुअली उन्होंने मेरे को बताया कि वो हमारे साथ में बैठ के खाना भी नहीं खाती है. वो अपने रूम में, उसको इतना गुस्सा रहता है कि वो अपने रूम में ले जाती है अपना खाना और वहाँ पे बैठ के खाती है. सो बेसिकली क्या होता है ना, एक एंगर भी जो है वो आपका इमोशन ही है. अगर आप बच्चे को भी इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करते रहोगे ना कि ये गलत कर रहे हो, ये एंगर है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, सो अगेन उसको यही लगेगा ना कि आप उसके इमोशन को समझ ही नहीं रहे हो. एंगर किसी ना किसी रीज़न से आ रहा होगा. सो इफ़ यू सिट विद द चाइल्ड, स्पीक टू द चाइल्ड, और अगर आप उसको पूछो कि क्या हुआ है, किस बात से गुस्सा आ रहा है, इज़ देयर एनीथिंग दैट आई शुड डू. सो एज अ ह्यूमन, अगर चाहे वो बड़ा इंसान हो या बच्चा इंसान हो, ह्यूमन को चाहिए होता है कि उनके इमोशंस को एड्रेस करो. जिस टाइम पे उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनको ब्लेम करने के बजाय कि ये प्रॉब्लम, ये गलत हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए, आप उसको एड्रेस करो कि क्यों हो रहा है, क्या हुआ है, क्या मैं कुछ चेंज कर सकती हूँ या कुछ करना चाहिए जिससे ये बेटर हो जाए, जिससे ये ठीक हो जाए. सो रैदर देन ब्लेमिंग द चाइल्ड, एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स
आई वुड नॉट से कि गलत करते हैं या सही करते हैं, बिकॉज आई नो कि पेरेंट्स डीलिंग विद द चाइल्ड विद देयर इमोशनल टैंट्रम्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो हमेशा डिफ़िकल्ट होता है पेरेंट्स के लिए भी. बट अगर हम एज अ पेरेंट समझना शुरू कर दें कि वो बच्चे को भी सिर्फ उनके इमोशंस को, वो चाह रहे हैं उनके इमोशंस को सही तरह से एड्रेस कर लिया जाए, तो वो वहीं पे सॉर्ट हो जाएगा, वहीं ठीक हो जाएगा. सो इस तरह से हम बच्चे का माइंड एंड बॉडी ही ऐसा डेवलप करेंगे कि उन्हें हेल्थ इश्यूज कम से कम लाइफ में फेस करने पड़े, क्योंकि उनके ट्रॉमास बहुत कम होंगे. और इवेंचुअली दे विल ऑल्सो बिकम अ सच काइंड ऑफ पीपल, वो भी वैसे इंसान बनेंगे जिनको rather than blaming others, उन्हें पता होगा कि किस तरह से सामने वाले इंसान के इमोशंस को हम बेटर एड्रेस कर सकते हैं जब कोई इमोशनली किसी फेस से निकल रहा है. तो विनी जी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, या तो वो अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि कैसे कैसे बताएं अपने पेरेंट्स को, या फिर पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बातें होती हैं वो जो बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं. सी नाउ वही वाला चीज़ है, बिकॉज हम लोग हमारा ना एक पेरेंटिंग स्टाइल ऐसा बन चुका है जिसमें हमें ऐसा लगता है एज पेरेंट कि हमें ही बस सिखाना है बच्चे को. सो बट ऐसा नहीं होता है, सिर्फ हमें नहीं सिखाना होता है. जब भी हम किसी के साथ में भी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो कोई भी हो, हम हमेशा एक रिलेशनशिप जब शेयर करते हैं तो वो गिव एंड टेक होता है ऑफ लर्निंग ऑल्सो. तो हम उनसे भी बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं वहाँ पर. सो हम हमेशा अगर उस वाले में रहेंगे ना कि हम सुपीरियर हैं और हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं, तो वो बच्चा एक टाइम के बाद में उसको लगेगा कि कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का, क्योंकि वो हमें इधर भी करेक्ट ही करना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए हमें नहीं बोलना है. और वो अपने अंदर 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 उन चीज़ों को रखना शुरू कर देते हैं. जैसे कि एक वन ऑफ द एग्जाम्पल्स आई वुड शेयर हियर ऑफ पेरेंट्स फाइट. कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स फाइट इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो, एंड वो बड़ा नॉर्मल भी होता है उनके लिए, बिकॉज दे डोंट नो. सो एज अ हमें ना एज अ पेरेंट या एज अ यंग, एज अ एल्डर पीपल, ऐसा लगता है कि बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब दे आर लाइक किड्स, उनको कुछ समझ में नहीं आता. बट उनका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है. सो जब हम किसी को, बच्चा अपने पेरेंट्स को, क्योंकि हमारा वहीं से शुरू होता है, वो लर्निंग वाला चीज़ वहीं से शुरू होता है, हमारे इमोशंस वहीं से डेवलप होना शुरू होते हैं. सो जब हम उनको देखते हैं ना दैट दे आर नॉट गुड टुगेदर, दे आर नॉट हैप्पी टुगेदर, तो उन बच्चों के अंदर बहुत सारे इमोशनल पेन्स और ट्रॉमास वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. जैसे कि आई हैव अ लॉट ऑफ फियर ऑफ फाइटिंग, मतलब मेरे को लोगों को लड़ते देखना, मुझे उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है. मेरे को पेरेंट्स या कपल में फ़ाइट होना, उन चीज़ों से बहुत डर लगता है. नाउ एज अ हीलर, मेरे लिए ऑल्दो आई वर्क ऑन अ लॉट अदर एरियाज ऑल्सो, बट मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है ऑफ कपल बीइंग इन नॉट इन अ हैप्पी रिलेशनशिप. एंड वही होता है कि एज अ चाइल्ड हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि मतलब हमारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम छोटे बच्चे हैं, तो हम कुछ भी बोलेंगे उनको नहीं समझ में आएगा, और वो हमको बोलेंगे तुम छोटे हो, तुम मत बोलो, तुम बीच में मत बोलो, एज एवरी पेरेंट डज. तो वो हमारा एक इमोशन ऐसा एज अ चाइल्ड बनना शुरू होता है कि हमें नहीं बोलना यहाँ पे, और उनको नहीं बोलना, तो फिर हमारे पास अभी फ़िलहाल तो कोई होता ही नहीं. इवेंचुअली हमारा फ्रेंड सर्कल आता है या वो सब चीज़ें आती हैं, बट तब तक का हमारा वो सप्रेस होता जाता है. 0 to 7 years का एक बच्चे का ब्रेन होता है जो सबसे ज़्यादा उन स्टेज पे होता है जहाँ से वो डेवलप करना शुरू होता है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा या तो लव, गुड इमोशंस एंड बैड इमोशंस जो भी उसको उस टाइम पे मिलते हैं, वो उसका पूरा लाइफ जर्नी डिसाइड करता है आगे की, कि उसका नेचर कैसा बनेगा, या उसके अंदर कौन से इमोशंस, कौन से ट्रॉमास, कौन से पेन्स डेवलप होंगे. वो सारी चीज़ें 0 to 7 years में एज अ चाइल्ड हम डेवलप करते हैं अपने अंदर. 7 years के बाद इवेंचुअली हम अपने फ्रेंड सर्कल बनाना शुरू कर देते हैं, हम थोड़ा थोड़ा सा शेयर करना शुरू कर देते हैं कुछ कुछ चीज़ें, तो वो हमारे लिए थोड़ी सी कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है वो वाला स्टेज. बट वो स्टेज जो 7 years तक होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. सो पेरेंट्स शुड बी मोर केयरफुल डीलिंग विद द चिल्ड्रन in that specific phase 0 to 7.
और वो कैसा बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो वाली चीज़ को भी समझें और बेटर डील करें, क्योंकि वही ब्रेन डेवलपिंग स्टेज होती है हमारी। और वो अगर इजीली निकल जाए तो सी लाइफ में ट्रॉमास एंड पेन्स वो हमारे हमेशा ही चलते रहते हैं। बट देन वो वाले एज में ही अगर हमें पता चल जाए ना कि हमें कैसे अपने इमोशंस के साथ में बेटर डील करना है, तो हमारे अंदर इतनी ज़्यादा सप्रेशन नहीं होगा। सो वी शुड नेवर आस्क द चाइल्ड टू सप्रेस, वी शुड ऑलवेज बी ओपन कि हमें बताओ, एंड हम भी आपसे लर्न कर सकते हैं। इमोशंस हैं या कुछ भी ऐसा है, सो हमेशा डांटने के बजाय हम उनसे ओपनली थोड़ी सी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का स्पेस दे सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, किसी को बताते हैं, तो हमें कहा जाता है यार दुखी मत हो, खुश रहना सीखो। मतलब अगर खुश रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। वो जो दुख का पार्ट है वो हम कहीं ना कहीं अपने मन के किसी कोने में दबा देते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो जो हम कोशिश करते हैं और दुख के उस पार्ट को कहीं छुपा देते हैं, उसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज आते हैं। राइट। सी क्या होता है, जैसे हमने अभी, जैसे मैंने अभी ब्रेथ वर्क जो किया, उसमें यही चीज़ था कि हम एग्जैक्टली यही वाला चीज़ करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम ये बेटर वे है लाइफ जीने का, क्योंकि क्यों हमेशा हम एक नेगेटिव स्टेट में रहें या वो, बट दैट ऑल्सो इज़ आर इमोशन ओनली। हमने कुछ ना कुछ ऐसा फेस किया है जिसकी वजह से हमारा वो नेगेटिव इमोशन भी आ रहा है, बट वो भी हमारा ही पार्ट है। सो वही है कि हम अगर उसको इतना इग्नोर करते रहेंगे और सिर्फ पॉजिटिव करते रहेंगे तो वो लेयर बाय लेयर हमारी बॉडी में सप्रेस होता है। सो मैं अपना ब्रेथ वर्क जर्नी अगर बताऊं तो मेरा ब्रेथ वर्क जर्नी ऐसा ही था कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं बचपन से बहुत लो कॉन्फिडेंट चाइल्ड थी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मतलब मेरे बहुत कम फ्रेंड्स थे, स्कूल में बहुत रेयरली मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, बहुत साइलेंट, बहुत लोनली चाइल्ड ऐसी रही हूँ मैं। इवेंचुअली जब मैं कॉलेज में गई तो मेरे फ्रेंड्स बने, मुझे बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस मिला, बहुत लव, बहुत एक्सेप्टेंस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिली। धीरे धीरे करते करते मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। आगे फिर मैं जब जॉब करने लगी, मुझे और ज़्यादा एक्सेप्टेंस और ज़्यादा लव, वो सब चीज़ें मिली। तो वो धीरे धीरे करते 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 मैं एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गई जहाँ पे मुझे लगा आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। जब मैंने ये ब्रेथ वर्क किया तो मैं पूरा का पूरा वापस से नीचे आ गई। मुझे लगा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मतलब मेरे को दोबारा से, जैसे मेरे को बहुत एंजाइटी अभी भी होता है, जैसे अभी भी मेरे सामने अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है या इवन मेरे से ही लड़ाई हो रही है किसी इंसान की, तो मुझे बहुत एंजाइटी होने शुरू होती है, मेरे हाथ पैर शिवर करना शुरू हो जाते हैं, मुझे बहुत स्वेटिंग होना, इस तरह का एंजाइटी होना शुरू हो जाता है मेरे को, क्योंकि मेरे अंदर एक इमोशन है जो अभी भी है, जिसको मैं शायद सप्रेस मैं भी करती रहती थी कि नहीं, मेरे को नेगेटिव साइड नहीं देखना, मुझे वो सोचना ही नहीं है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, अच्छा है, सब ठीक है, सब अच्छा है। बट वो हमारा ही पार्ट होता है। और यहाँ पे मुझे ये समझ में आया ब्रेथ वर्क में कि ये हमारा ही पार्ट था, जिसको मैं अब तक इतना ज़्यादा इग्नोर कर रही थी कि वो ऐसा मेरे अंदर से यूँ आया वो बाहर कि मुझे उसको एक्सेप्ट करने में और अपने अंदर वापस से देखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि मेरे अंदर अभी भी है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, इम्पल्सिवनेस। मैं बहुत इम्पल्सिव हो जाती हूँ कभी कभी बहुत चीज़ों में, एकदम से बहुत गुस्सा आता है और एकदम से बहुत जल्दी जल्दी ऐसे इम्पल्सिवली बहुत चीज़ें करने शुरू होती हूँ। तो मुझे बड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। देन मुझे इवेंचुअली समझ में आया कि ये मेरे बॉडी मेरा ही पार्ट है, ये मेरे कहीं कुछ इमोशन से आ रहा है या मेरे बचपन के कुछ ऐसे इग्नोर्ड इमोशंस रहे हैं जिस वजह से ये मेरे अंदर आ रहा है। जब मैंने, और मुझे बहुत टाइम लगा मेरे को आफ्टर द ब्रेथ वर्क इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में और मेरी बॉडी में वापस से इनको इंटरनलाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। बट देन इवेंचुअली आई अंडरस्टूड कि ये मेरे बॉडी के पार्ट्स हैं, मेरे इमोशनल पार्ट्स हैं, मेरे ही एरियाज़ हैं। और जब हम इनको लविंगली एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं, ये हमारे इमोशंस है, एंगर है, इम्पल्सिवनेस है, मेरा ही पार्ट है। तो अगर हम इस तरह से इसको इमोशंस को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे तो अपने आप वो चीज़ें हमारे बॉडी में सेटल होना शुरू हो जाएंगी जी। तो वो इग्नोर नहीं होंगी। अभी ऐसा भी होता है बहुत बार कि लोग भी हमें बोलते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तुम्हें ये नहीं दिखाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत इम्पल्सिवली नई चीज़ों में डील करना चाहिए।
वो कहीं ना कहीं हमें भी पता होता है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो हमारे बॉडी में, हमारे इमोशंस में कहीं ना कहीं आ रहा है तो वो हमारा ही पार्ट है। जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, सो बेसिकली हमारे बॉडी, जैसे हम एज अ ह्यूमन हर जगह पे चाहते हैं कि हमें प्यार मिले और एक्सेप्टेंस मिले, ऐसे ही हमारे हर बॉडी का पार्ट जो है वो भी यही चाहता है कि हमें वो एक्सेप्टेंस, लव, हमारे हर इमोशंस चाहते हैं कि हमें वो लव और एक्सेप्टेंस मिले, क्योंकि उन्होंने हमारी पूरी जर्नी देखी है। हमारे अंदर के जो पार्ट्स हैं, हमारे इमोशंस जो हैं, उन्होंने हमारी अब तक की पूरी जर्नी देखी है। जो लोग हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे आकर बता रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, वो आज हमें जानते हैं, बट हमारी जो पूरी जर्नी है वो हमारे अंदर, हमारे इमोशंस ने देखी है। तो हमें वहाँ सबसे ज़्यादा पहले एक्सेप्ट करना चाहिए और वहाँ पे लविंगली उसको बेसिकली उधर वो सेटल कर दो विद लव एंड विद लॉट ऑफ इमोशंस। वी स्पेसिफिकली डिड दिस ऑल्सो, हमने ये प्रैक्टिस भी किया था वेयर वी क्लोज्ड आवर आइज और हमने हर इमोशन को फील करके सिर्फ ये किया था कि वी आर जस्ट गिविंग लव एंड लाइट टू दैट इमोशन। चाहे वो एंगर है तो आई लव इट, आई एक्सेप्ट दैट इमोशन ऑफ एंगर। वो इमोशन कहाँ से आ रहा है? मेरे बचपन से आ रहा है। आई स्टिल गिव दैट लव टू दैट चाइल्ड ऑल्सो, जिसने वो इमोशन को अपने अंदर लिया और वो अभी तक भी वो पेन और वो ट्रॉमा है कि वो अभी भी एकदम से आ जाता है। सो जब हम उसको प्यार से एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे और उसको थोड़ा सा लविंग लाइट दे देंगे, वो चीज़ वहीं सेटल हो जाएगी। मैंने आपकी कई वीडियोस में देखा है कि जब आप किसी को हील करते हैं या किसी को ब्रेथ वर्क देते हैं तो मैं देखती हूँ कि लोग मतलब रोने लगते हैं। तो मतलब वो उनके अंदर का ट्रॉमा होता है जो बाहर निकल रहा होता है और वो बड़ा रिलैक्स सा फील करते हैं और आंखों से उनके आंसू आते हैं। मुझे तो कभी कभी मतलब विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट क्या सच में ऐसा होता है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अभी हम लोगों ने जब ब्रेथ वर्क किया तो उसमें ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ब्रीदिंग का करते हैं और ब्रीथ करते 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 हम एक ऐसे ट्रांस में चले जाते हैं जिसमें जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे डीप लेयर्स में जो इमोशंस, पेन्स स्टक हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो इस लाइफ टाइम से आ रहे हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे ही हों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी और से भी पिक किए होते हैं वो पेन्स। जैसे कि मेरा जो एक था, जो मेरे बेसिकली दो ऐसे थे जो बहुत मेजर थे। एक हमेशा ऐसा आता है जब व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, तो मुझे वो ट्रॉमा और वो पेन, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है। सो वो चीज़ हमेशा मैं ब्रेथ वर्क या कोई भी ऐसा प्रोसेस करती हूँ तो वो ज़रूर आता है मेरे को पहला, जो मेरे बॉडी से एकदम से निकलता है, और वो बहुत टीयर्स और बहुत इमोशंस में निकलता है वो चीज़। उसके अलावा दो ऐसे आए जिनके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। वो इतने डीप लेयर डाउन मेरे बॉडी में स्टक थे कि मुझे पता ही नहीं था कि वो इमोशंस हैं। जैसे कि एक तो था जिसमें जो मेरे को, जो किसी और लाइफ टाइम से था। सो बेसिकली मेरे को ना फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से ही एक फियर है बहुत ज़्यादा ऑफ लूजिंग पीपल, कि लोग चले जाएंगे या किसी को कुछ हो जाएगा। मतलब मेरे को बहुत बहुत हैवी एंजाइटी है इस चीज़ की कि मेरे जो क्लोज लोग हैं वो चले जाएंगे मेरे पास से। जब मैं ब्रेथ वर्क कर रही थी, मेरे दिमाग में कहीं नहीं था ये वाला चीज़, ये पेन या ये फियर, कुछ नहीं। वो अचानक से एक वो वाला चीज़ आया जो हमें बिल्कुल विजिबली हमारे सामने आता है। वो जैसे एकदम से एक मेमोरी पॉपअप होती है। तो वो मेमोरी पॉपअप हुई जो इस लाइफ टाइम से ही नहीं थी, वो एक किसी और लाइफ टाइम से थी, जिसमें मैं एक सैंड में बैठी हुई थी और मेरे आसपास आई हैड अ चाइल्ड जो मर गया था। आई हैड अ हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे सिबलिंग्स थे, शायद आसपास में और भी लोग थे, वो सब मर गए थे। मैं आई डोंट नो कैसे मैं बची हुई थी वहाँ पर, और पूरा मिट्टी मिट्टी वाला एरिया था और मैं वहाँ पर बैठी हुई थी और मैं रो रही थी और मैं अकेली थी। शायद वो बहुत बड़ी सी कोई मतलब एक सिटी थी या कुछ ऐसा था जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे सब लोग मर गए, अचानक से सडनली ऐसा कुछ हुआ। तो मेरे को ये फियर है, मुझे बहुत ज़्यादा ये वाला फियर आता है। तो ये इमोशन जो है ये मैं अभी से कैरी ही नहीं कर रही थी, ये मैं बहुत पहले का कैरी कर रही थी, बट ये एंजाइटी मेरे अंदर अभी इस टाइम तक भी है। और सो बेसिकली एंजाइटी जो है वो हमारे बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में आकर स्टक हो जाती है। जैसे हमारा हार्ट, हाँ जी, इमोशंस में हमारे बहुत ज़्यादा स्टक होती है।
मैं जब उस टाइम पे ब्रेथ वर्क कर रही थी, मेरे को जनरली भी ऐसा होता है कि मेरे को हार्ट, ये वाला थ्रोट, ये एरिया ना बहुत ज़्यादा हैवी रहता है मेरे को हमेशा। तो मुझे उस टाइम पे भी ऐसा लगा कि ये चीज़ ना एकदम से बहुत हैवी है, मेरा चेस्ट जो है बहुत ज़्यादा, हार्ट एरिया बहुत ज़्यादा हैवी है। और जैसे ही हमारे टीयर्स रिलीज होते हैं ना, हम जैसे रोना, और लोग चिल्ला चिल्ला के रोते हैं उस टाइम पर, मतलब आपको पता ही नहीं होगा कि आसपास में आपके क्या हो रहा है। आप अपने ही इमोशंस में इतना ज़्यादा होते हो और इतना ज़्यादा रिलीज हो रहे होते हैं आपके इमोशंस कि आपके अपने आप ही यू विल स्टार्ट हाउलिंग। तो मेरा उसी तरह से हो रहा था। और मेरे को मतलब अब जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मेरे को ऐसा, क्योंकि ये तो मेरी इस लाइफ टाइम का है ही नहीं, ये कभी मेरे साथ में हुआ था, तो मुझे अभी कोई इमोशन नहीं है इससे रिलेटेड। बट उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा था जैसे ये अभी इस टाइम पे मेरे साथ में हो रहा है, क्योंकि वो इमोशन में मैं पहुंच गई थी, वो इमोशन अभी भी मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं था और वो रिलीज हुआ। जैसे कि एक और इमोशन, एक चीज़ और थी, मैंने अब जैसे हम बड़े जब होते हैं ना, फीमेल्स मेनली पिकअप देयर मदर्स ट्रॉमा, मदर का पेन, मदर का पैटर्न इवन। जैसे बहुत सारे मेरे अभी क्लाइंट्स हैं जिनके रिलेशनशिप चलकर अच्छे नहीं होते हैं, तो मेरा पहला जो क्वेश्चन उनसे होता है वो हमेशा ये होता है, आपके मदर के रिलेशनशिप कैसे थे, आपके फादर के साथ में या बाकी लोगों के साथ, मतलब जनरली। सो क्या होता है कि हम मदर का ट्रॉमा बहुत ज़्यादा पिक करते हैं। जैसे मदर का अगर फादर के साथ में अच्छा कनेक्शन नहीं है, सो एज अ फीमेल हमारे अंदर वो चीज़ आने शुरू हो जाएगी कि मेल्स और फीमेल, मतलब ये हस्बैंड वाइफ या एज अ कपल रिलेशनशिप सही नहीं होता, अच्छा नहीं होता। वो हमारे अंदर बिल्ड, चाहे हमें कोई आकर नहीं बोलेगा, बट वो हमारे अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने वो देखा है। और फिर क्या होता है कि जब हमारे अंदर वो बिलीफ सिस्टम बन गया ना, तो वो इवेंचुअली हम अपनी लाइफ में लाना शुरू हो जाते हैं, क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं। तो उस वजह से इसीलिए तभी कहते हैं जनरेशनल पैटर्न और एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, इवन जनरेशनल ट्रॉमास जो हम कैरी करते हैं, वो इसी तरह से करते हैं। हमारी मदर ने अपनी मदर से देखा होगा, उनकी मदर ने, वहाँ से वो करते 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 हमारे अंदर ये चीज़ आता है। जिस टाइम आप अपने उस पैटर्न को ब्रेक करना डिसाइड कर लो कि यहाँ तक मैंने देखा था कि सही नहीं था, बट आई कैन क्रिएट इट बेटर, मैं इसको बेटर क्रिएट कर सकती हूँ, बेटर चेंज कर सकती हूँ, आप वहीं से उसे बेटर चेंज करना शुरू हो जाओगे। ऑल्दो कभी कभी जेन्यूनली बहुत ज़्यादा ख़राब रिलेशनशिप्स होते हैं, और उसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमें फिर भी ये वाली चीज़ रखनी चाहिए कि हमें फिर भी, क्योंकि हमें वो पैटर्न नहीं फॉलो करना, तो हमें ये ठीक करना ही करना है। जहाँ पर लगता है कि हम अपनी बॉडी को अब इससे ज़्यादा पेन या इससे ज़्यादा ट्रबल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ समवन एल्स, तो हमें वहाँ से उसी टाइम निकल जाना चाहिए। लेकिन एज अ ग्रोन अप पर्सन ओनली हमें ये चीज़ को पहले से ही लेके चलना चाहिए कि हमने ये चीज़ देखी है, ये पैटर्न था, ये जनरेशनल ट्रॉमा है, बट अब हम यहाँ पे इस जनरेशनल ट्रॉमा को ब्रेक करके अपने लिए बेटर क्रिएट कर सकते हैं, और वहाँ से वो चीज़ें फिर बेटर क्रिएट होना शुरू होती है हमारे लिए। हम देखते हैं कि जो लोग ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, कुछ लोगों को अचानक से गुस्सा आ जाता है, वो बहुत गुस्से में रहने लगते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, वो चुपचाप रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप कैसे हील करती हैं, और उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एक तो जो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा जिनको आता है, और एक वो जो हमेशा शांत हो जाते हैं बिल्कुल। ये ना अपना अपना नेचर होता है ऑफ द पर्सन ऑल्सो, कि हम अपने इमोशंस को कैसे डील करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बर्स्ट आउट होकर डील करते हैं बहुत ज़्यादा, इमोशन सबके हैं, लेकिन हम अपना अपना एक कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढ लेते हैं उस इमोशन से डील करने का। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जैसे बहुत सब ऐसे लोग होते हैं जिनको सोना पसंद होता है, जो बोलते हैं कि अगर हम दुखी हैं तो हम सो जाएंगे, हम 2 घंटे बाद ठीक हो जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर दुखी हैं वो सो पाएंगे ही नहीं, वो नहीं सो सकते, जैसे मेरे साथ है, मैं नहीं सो सकती। और कुछ लोगों को इससे बेटर होता है। तो हमारा अपना अपना एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है, लेकिन वो दोनों ही इमोशंस हमें बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। जो लोग बोलना बंद कर देते हैं, जो चुप हो जाते हैं, उनको हार्ट रिलेटेड ट्रबल होता है, उनको थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सप्रेस कर लेते हैं अपने आप को। सो
जैसे हमारे जो चक्रास होते हैं, हमारे चक्रास अगर ओवर एक्टिव हैं तो वो भी अच्छे नहीं हैं, और बिलो एक्टिव हैं, कम एक्टिव हैं, तो वो भी अच्छे नहीं। उनको बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए हैं, बहुत हाइपर हो गए हैं, तो वो भी हमारे सब चक्रास और हमारी बॉडी के सब चैनल्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। और अगर वो कम हैं तो भी वो हमारे बॉडी में अंदर 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 इमोशन सप्रेस करके उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। इसीलिए फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयड और हाइपर थायरॉयड, एक ओवर एक्टिव होता है, एक अंडर एक्टिव होता है। सो जो ओवर एक्टिव होता है वो होता है जब हमारा एंगर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा उस चीज़ से, और अंडर एक्टिव होता है जब हमारा एंगर सप्रेस हो जाता है, हमारे इमोशन सप्रेस हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर सप्रेस्ड एंगर है बहुत ज़्यादा, या इवन एंगर हम निकाल भी रहे हैं, रिलीज भी कर रहे हैं, सी एक बैलेंस्ड फॉर्म में निकालना इज़ नेवर बैड, वो इनफैक्ट अच्छा होता है। अगर आपको किसी चीज़ के लिए, अब आपका एंगर क्या है, आपके बॉडी का या आपके इमोशंस का एक वो साइड है जो आपके लिए फाइट करना चाहता है, कि आपके लिए गलत, आपके साथ गलत हुआ है, इसलिए वो एंगर एक आपका पार्ट है जो आपके लिए फाइट करना चाहता है और आपके लिए बोलना चाहता है, बट आप उसको सप्रेस कर देते हो ये बोल के कि एंगर अच्छी बात नहीं है, तो आपने उसको दबा दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को ही हिट करना शुरू हो जाएगा। तो आपको एक लेवल तक आपको वो एंगर निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने लिए स्टैंड लेना और अपने लिए बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उस चीज़ को आने देना इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप वो उस लेवल को कहाँ तक जाने दे रहे हो। अगर वो ओवर एक्टिव हो रहा है तो आप वो वाला जो अपना जो खराब इमोशन, जो अभी तक के पेन और जो ट्रॉमास हैं, वो एक्चुअली दूसरे पे डाल रहे हो, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको वो पता होना चाहिए कि आप बैलेंस्ड फॉर्म में कहाँ पर कर पा रहे हो। अब जैसे जो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड एंगर या ओवर एंगर जो होता है वो हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है। एंगर, रिजेंटमेंट, अब जैसे फैटी लिवर होता है और इस तरह ये चीज़ें जो होती हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा लिवर में जाके स्टोर होती हैं। हमारे मोस्टली जो इमोशंस होते हैं वो लिवर में होते हैं, क्योंकि एंगर हर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, रिजेंटमेंट, सप्रेशन, वो सबके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। सबसे अच्छा तरीका होता है अपने लिवर को भी बैलेंस करने का, ठीक करने का, कि आपको 5-10 मिनट अपने साथ में बैठो और अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करो। आपको गुस्सा आ रहा है, या आपको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो रही है, या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख है, उसको लिखना शुरू कर दो। आप जितना लिखना शुरू कर दोगे ना, आप लिख कर पढ़ो उसको, ताकि आप एक्नॉलेज करना शुरू कर दो उस इमोशन को जो आपके बॉडी में स्टक है और जो आपके लिवर को डिस्टर्ब करते जा रहा है। तो अगर आप उसको लिख कर, उसको पढ़ कर, उसको सेटल कर दोगे वहाँ पर, वो चीज़ बेटर होना शुरू हो जाएगी, वो बहुत हील होना शुरू होगी। क्योंकि मैंने अपने बॉडी के बहुत चीज़ों को इसी तरह से हील किया। हीलिंग्स यस इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, जो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन से भी कर सकते हैं, जो हम आकाशिक से भी कर सकते हैं, एंजल हीलिंग से, रेकी हीलिंग से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक प्रोसेस है हीलिंग का। लेकिन आई फील हम सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं, सिर्फ अपने इमोशंस को समझ के, और अपने बॉडी और अपने आप को पहले वो लव और एक्सेप्टेंस अपने अंदर क्रिएट करके। विनी जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं घर में तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो वो हकलाने लगते हैं, अपनी बात क्लियर नहीं बता पाते हैं और हकलाते हैं बीच बीच में। तो उनको एक ट्रॉमा होता है कि जब वो 4 लोगों के बीच में जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो वो कैसे बात करेंगे। तो इस डर की वजह से बहुत से लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं, मतलब गैदरिंग में नहीं जाते हैं, जहाँ कोई फंक्शन हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, वहाँ नहीं जाते हैं। ऐसे लोग क्या करें? अब ये सबका अपना अपना कुछ ना कुछ इमोशनल पैटर्न आ रहा हो सकता है जिसकी वजह से होता है। सो सबसे पहले तो अपने साथ में बैठ के समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इमोशन कहाँ से आ रहा है। अब होता क्या है, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमें एक चीज़ समझाते हैं कि बाहर निकल के ज़्यादा नहीं बात करनी है, ज़्यादा नहीं, इनके लोगों के सामने ज़्यादा नहीं बोलना। अगर हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं देखो वो क्या सोचेंगे, आप इतनी बात करते हो, इतना बोलते हो। सो जनरली हम पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं।
सो इससे क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला 0 to 7 years तक बच्चा वो डेवलप करना शुरू कर देता है, उनको समझ, जब आप उसको कॉन्फिडेंट बनाना शुरू कर दोगे कि आप बोल सकते हो, मतलब यू हैव ऑल द राइट टू स्पीक, इवेंचुअली आप ये बता सकते हो उसे कि क्या चीज़ें गलत हैं बोलना या क्या चीज़ें सही हैं बोलना, वो भी आई थिंक वो अपने आप डिसाइड करना शुरू करेंगे इवेंचुअली जब उनका ब्रेन डेवलप होना शुरू होगा, बट उनको आप सपोर्ट कर सकते हो उन चीज़ों को समझने में। सो वहाँ से हमारे अंदर वो चीज़ आनी शुरू हो जाती है और हमारे अंदर वो अंडर कॉन्फिडेंस वाला चीज़ आना शुरू होता है। मोस्टली ये वाली चीज़ें हमारे पेरेंट्स से भी आती हैं हमारे अंदर। अब जैसे एज आई सेड कि मेल्स के अंदर फादर से आती हैं, फीमेल्स के अंदर मदर से आती है। सो अगर मेल्स भी वाइल ग्रोइंग अप ऑफिस में अगर एक अच्छा उनका नहीं चल रहा है, जैसे अब अगर 6-7 साल का बच्चा है तो एक जो मेल होगा वो ऐसे वाले फेज में होगा हु इज़ एट दैट पोजीशन इन करियर जिसमें वो काफ़ी पॉलिटिक्स या काफ़ी ऐसे चीज़ें, क्योंकि वो बहुत सीनियर भी नहीं होंगे उस टाइम पे। अगर 6-7 साल का बच्चा है तो जो मेल होगा वो 40 तक में होगा या लेट 30s या अर्ली 40s में होगा। सो वो एज में जनरली जो हमारा करियर होता है वो ऐसा होता है जिसमें हम मिड पोजीशंस में होते हैं अपने करियर में, और उन मिड पोजीशंस में हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी फेस कर रहे होते हैं, हमारे सीनियर्स भी होते हैं जो हमें बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे इमोशंस होते हैं जो उस टाइम पे हमारे साथ में चल रहे होते हैं। बच्चा जो होता है वो आप उसको बोल भी नहीं रहे हो ना, जो इमोशंस वो भी आपके माइंड से रीड करके पिक कर सकता है उन इमोशंस को। सो एज अ पेरेंट हमें नाउ आई कांट से कि आप अपना, अब देखो जिसका जैसा चल रहा है, अगर करियर में थोड़ी सी डिफिकल्टीज चल रही हैं तो वो आएगा कहीं ना कहीं फेस पे या कहीं ना कहीं हमें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। बट एज अ चाइल्ड आप उसको धीरे धीरे वाइल ग्रोइंग अप ये समझाना शुरू कर सकते हो दैट अप्स एंड डाउन्स आर द चैलेंजेस ऑफ, आर द पार्ट ऑफ द लाइफ, बट कॉन्फिडेंस इज वन थिंग दैट दे शुड कीप मेंटेन्ड। और वो उन्हें पूरा राइट है कि वो अपनी चीज़ें अपने आप को एक्सप्रेस बेटर पूरे वर्ल्ड के सामने ओपनली कर सके। सो हम बहुत बार ऑल्सो आई फील एज अ पेरेंट हम बहुत बार ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स भी हो जाते हैं। सो ओवर प्रोटेक्शन में भी हमें लगता है कि हमें इतने सारे लोगों के सामने नहीं करना है, नहीं लेके जाना है बच्चों को, या वो नहीं बोल पाएगा। हमारा अपना भी कभी कभी जजमेंट होता है कि सी अलॉट मैनी टाइम्स आई हैव सीन, और आई वुड नॉट से आई हैव सीन, हो सकता है मेरे से भी कभी मेरे नीज नेफ्यू के लिए ऐसा कुछ निकला हो, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हो जाता है। ऑल्दो हम इंटेंशनली वो चीज़ें नहीं बोलते, बट समटाइम्स वी से कि अगर कोई दूसरा बच्चा है वो बोल रहा है कि ये बच्चा तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये तो डांस में बहुत अच्छा होगा या ऐसा कुछ करेगा, और हम एज अ पेरेंट कभी कभी बोल देते हैं ये तो इतना बेकार डांस करता है, ये कहाँ कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा ये। सो वो इमोशन भी चाइल्ड पिक्स अप, और उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है कि नहीं, मेरे तो पेरेंट ने बोल दिया कि मैं इतना बेकार हूँ तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। सो वो इमोशन जब हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस वहीं से ब्रेक होना शुरू हो जाता है, तो हम उतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। सो एवरीथिंग आई फील स्टार्ट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड, वहीं से ब्रेन डेवलप होते होते आपका बनना शुरू होता है व्हेन यू गेट मैच्योर। जो लोग सेल्फ नेगेटिव टॉक करते हैं उनको क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? So now self-negative talk is also a emotion जो self डाउट से आता है। हमारे अंदर अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा डाउट होता है। फेमिनिटी के अंदर, फेमिनिटी एज इन फीमेल के अंदर बहुत बारी ऐसे डाउट्स होते हैं जहाँ पर उनको लैक ऑफ एक्सेप्टेंस भी मिला होता है। ऑल्दो अभी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कहीं ना कहीं somewhere these emotions और these things are still there, जहाँ पर फीमेल को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है एज अ फीमेल चाइल्ड, या ऐसा कुछ भी, चाहे वो पेरेंट्स से ना आता हो, ग्रैंड पेरेंट्स से आता हो, अभी नहीं हो बट कहीं ना कहीं आता हो। सो वहाँ से भी हमारा एक सेल्फ डाउट होना शुरू होता है, जैसे कि पीसीओडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें हमारे फेमिनिटी से रिलेटेड होते हैं, और वो हमें हेल्थ इश्यूज फेमिनिटी से रिलेटेड देना शुरू करते हैं। जैसे कि unable to conceive also is a problem of self acceptance, और skin issues also is a problem of self acceptance, क्योंकि हम अपने आप को जब एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते ना
एज अ पर्सन, एज अ बॉडी, एज अ फीमेल, क्योंकि हमारा वो इमोशन कहीं बचपन से आ रहा होता है, तो वो हमारे बॉडी पे, हमारे फेस पे जैसे हम अपने आप को सोचते हैं उसी तरह के हमारे वो अपीयरेंस में आना शुरू होता है। तो स्किन इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को फुली फेमिनिटी में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो हमें ऐसा लगता है कि मेल्स तो ये मेल होते हैं, इससे अच्छा तो ज़्यादा बेटर होता। सो बहुत बार इवन एज यंग फीमेल्स ऑल्सो वी समटाइम्स फील दैट मेल्स हैव बेटर लाइफ, उनके बेटर कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑल्दो उनका अपना सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट समटाइम्स हम अपने वो क्रिटिसिज्म स्टेज में ऐसे में आ जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है इनका तो बेटर है, इनकी बेटर लाइफ है, तो सो हम वहीं से अपने आप को रिजेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। सो एक वो होता है जो हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स देता है। इसी तरह से मेल्स का अपना होता है। समटाइम्स मेल्स आर कंपेयर्ड अ लॉट कि ये बेटर है, जैसे एज अ वाइल ग्रोइंग अप ऑल्सो मेल्स जो लड़के होते हैं उनके फादर उनको बहुत बारी क्रिटिसाइज कर देते हैं कि ये तुमसे बेटर कर सकता है, या तुम क्या करोगे लाइफ में। दो ब्रदर्स के बीच में कभी कभी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होने शुरू हो जाते हैं। सो वो कंपैरिजन्स भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं इवेंचुअली, जो बढ़ते 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 डाउट्स बनना शुरू होते हैं हमारे। जैसे मैंने जब एक्सेस बार्स किया था, तो एक्सेस बार्स में हमें ये बताया गया था, और आई समवेयर एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज दिस फैक्ट ऑल्सो कि 99.9% जो हमारे बिलीव्स होते हैं वो हमारे नहीं होते हैं, वो हमारे अंदर डाले हुए होते हैं हमारे अपने आप को लेकर भी। अब देखो, अगर हम एक बच्चा जब पैदा हुआ होता है तो उसके अंदर कोई थॉट्स नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, वो एकदम प्लेन, एकदम क्लीन स्लेट होता है, बड़े खुशी खुशी सबसे मिलता है, एकदम हंसता है, सब कुछ अच्छा होता है। धीरे धीरे हमारे अंदर ये इमोशंस डेवलप होते हैं, सबसे बात नहीं करनी है, और ऑल्दो वो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी के लिए है, बट वो इमोशंस हमारे अंदर, हमारे वो लर्निंग्स डेवलप हो रहे हैं। फिर कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं, ये तुमसे बेटर कर सकता है, ये तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आया है, तुमने ऐसा किया है, ये इसको देखो ये कितना अच्छा कर रहा है, तुम नहीं कर रहे। ये कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं। ये करते 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 और समवेयर फीमेल और वो मेल फीमेल वाला कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। वो चीज़ें होती हैं, वो करते करते हमारे अंदर सेल्फ डाउट्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अब वो जब बढ़ते हैं, सो क्या होता है ना, जब हम अपने अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हैं ना, हम वही एनर्जी बाहर दे रहे हैं। तो जब हम स्कूल में जाना शुरू होते हैं तो हमारे अंदर ऑलरेडी वो बचपन से वो शुरू हो चुका है, तो हम जब बाहर स्कूल जाना शुरू होते हैं, हम वही एनर्जी बाहर दे रहे हैं, और वो और डबल होकर हमारे पास आती है, जहाँ पे हमें वहाँ से भी क्रिटिसिज्म मिल रहा होता है। टीचर्स हमें क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, या स्टूडेंट्स और ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। सो वही है, अगेन हमारा ब्रेन और हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होता है व्हेन वी आर बॉर्न एंड व्हेन वी आर एट दैट 0 to 3 years, जब तक हम स्कूल नहीं गए होते हैं, कि हमारे पेरेंट्स और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमारे ब्रेन में क्या डेवलप कर रहा है। वहाँ से वो कॉन्फिडेंस कि यू आर द बेस्ट, जैसे भी हो, सबसे अच्छे हो, क्योंकि एवरी पर्सन इज यूनिक, सब अपने अपने सेट ऑफ क्वालिटीज लेकर आए हैं। सो हमें कोई राइट ही नहीं है कि हम किसी को ऐसा बोल सके कि तुमसे बेटर वो है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई कंपैरिजन किसी में है ही नहीं। सो जब वो खत्म हो जाएगा तो वो सेल्फ डाउट्स वाली चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी, एंड सेल्फ डाउट्स इवेंचुअली गिल्ट्स भी बन जाते हैं, शेम भी बन जाते हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी बन जाती हैं, और वो चीज़ें करते करते हमारे बॉडी के बहुत सारे एरियाज़ में अफेक्ट करना शुरू होती है। जैसे कि अब हमारा सेक्रल चक्रा में सबसे ज़्यादा इमोशंस जो होते हैं वो होते हैं अगेन लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, लैक ऑफ बीइंग फीलिंग ऑफ लव। हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल लोगों को, वही है, वो हार्ट अटैक का इशू ही यही है, व्हेन वी आर नॉट फुली एक्सेप्टेड और लव्ड बाय पीपल। तो वो हमेशा कंपैरिजंस, वर्क प्लेस में, कॉर्पोरेट्स में कंपैरिजंस, और वो कंपैरिजंस एक्चुअली कहाँ से आ रहे होते हैं, वो वही 0 to 3 years वाला एज, जहाँ पे अगर हमें वो वाले कंपैरिजंस नहीं मिलेंगे, हमारी एनर्जी ही डिफरेंट होगी, तो हम वो डिफरेंट एनर्जी वर्ल्ड में देंगे, और वो वर्ल्ड हमें उसी तरह से देखेगा, और हमारे पास कभी वो कंपैरिजंस आएंगे ही नहीं। सो ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द फैमिली, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, जो भी हो, आस पास में जो एनवायरमेंट है।
0 to 3 years का, वो जब डेवलप हो जाएगा तो हम बाहर वही एनर्जी लेके निकलेंगे और हमें इस तरह के इमोशंस कभी डेवलप नहीं होंगे. इनसिक्योरिटीज़ जो होती है वो हमारे स्पाइन से रिलेटेड होती है, हमारे स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, लोअर बैक पेन. ये होता है व्हेन वी आर ओवर बर्डनड ऑफ सेल्फ डाउट्स और मे बी ओवर बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरीथिंग. हमें शोल्डर पेन, हमारा नेक स्टिफनेस, सर्वाइकल इश्यूज, ये सब चीज़ें. गिल्ट और शेम जो इवेंचुअली डेवलप होना शुरू होता है. अब बहुत बारी हम कुछ ऐसा हम बोल देते हैं अपने लिए, अपने इमोशन. अब हमारे ना सेल्फ जजमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं. जैसे अगर हमने कोई चीज़ भी बोल दी ना, हम बाद में उसको जज करते हैं, बाद में सोचते हैं हमने ठीक बोला था या नहीं, या हमें शायद गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था ये वाली चीज़. तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उसके बाद ना इवेंचुअली शेम भी बन जाता है कि ऐसी बात क्यों कर दी हमने, हमें नहीं बोलना चाहिए था ये वाली चीज़. सो वो इमोशन हमारे को, अगर वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में आ रहा है तो वो हमारे किडनी को अफेक्ट करना शुरू हो जाता है. शेम, गिल्ट, दीज इमोशंस अफेक्ट आवर किडनी. सो ये सारे इमोशंस बहुत छोटे, कहने को बहुत छोटे छोटे इमोशंस हैं जो हमें लगता है कि आज आया और कल चला गया, बट एक्चुअली वो कल गया नहीं है, वो हमारी बॉडी में चला गया. अच्छा, एक ट्रॉमा मैंने देखा है लेडीज़ में कि उनका फर्स्ट बेबी हुआ और मतलब मेरी फ्रेंड्स भी हैं, उन सबका एक एक बेबी है. वो सेकंड बेबी इसलिए कंसीव नहीं करती कि उनको ट्रॉमा है कि जो फर्स्ट बेबी में उन्होंने झेला है तो कहीं सेकंड बेबी में भी उनको वो प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े. तो वो कहती हैं कि नहीं, एक ही बहुत है क्योंकि हमने एक में बहुत कुछ देख लिया है. अब वो एक ट्रॉमा है उनके दिमाग में भी कि अब सेकंड बेबी करेंगे फिर वही प्रॉब्लम्स होंगी, फिर हमें जो है उसी तरह से उसका ध्यान रखना पड़ेगा, या जो हमारी जॉब थी वो हमें छोड़नी पड़ेगी. तो ये भी एक तरह का ट्रॉमा होता है जो लेडीज़ झेल रही होती हैं. यस, ऑनेस्टली हमें ये ब्रेथ वर्क में भी बोला गया है कि ये जो ट्रॉमा है ना, ये सबसे बड़ा ट्रॉमा होता है. क्योंकि एक तो पहले तो जो पेन जो बॉडी गोज थ्रू, वो पेन इज़ अ बिग 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 ट्रॉमा फॉर द चाइल्ड ऑल्सो, क्योंकि चाइल्ड के लिए भी बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है, और फॉर द फीमेल ऑल्सो. तो ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है. और इवेंचुअली जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी बॉडी थोड़ी सी लेटर आफ्टर द मेनोपॉज वीक भी होना शुरू होती है, प्रॉब्लम होना शुरू होती है. वो उस ट्रॉमा का रिस्पॉन्स होता है जो हमारे बॉडी में आया होता है. अब इसमें ना सबसे पहला तो अगर आपका ये डिसीजन है कि बॉडी ने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा झेला है, या उसके बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, एंड वी डोंट वांट टू गो थ्रू दैट, वो बिल्कुल ठीक है, वो आपका एक अपना डिसीजन है. लेकिन अगर आपको लगता है कि यू स्टिल वांट टू प्लान, लेकिन वो पेन और वो ट्रॉमा बड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो अगेन यही चीज़ चाहिए होती है कि यू शुड सिट विद योर बॉडी एंड टॉक टू योर बॉडी, लव एंड एक्सेप्ट योर बॉडी. क्योंकि वो वाला, ताकि उस ट्रॉमा को पहले हील कर सको आप, क्योंकि आप उसको अवॉइड करके आगे बढ़ के और दोबारा, और तो वो तो वहीं पे है ना, वो पेन और वो ट्रॉमा, और वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा. और इस चीज़ की वजह से ज़्यादातर फीमेल्स को स्पाइन का प्रॉब्लम शुरू होता है. वो स्पाइन का प्रॉब्लम इसीलिए होता है क्योंकि उनके लिए वो अब ये मेडिकल रीजंस और भी हैं इसके, क्योंकि वो बॉडी वेट और इंजेक्शन और वो सब, वो एक अपना एक चीज़ है. लेकिन अगर हम इंटरनली इमोशनली इस चीज़ को देखें तो वो इमोशनल इनसिक्योरिटी और जो पेन है, इनसिक्योरिटी एज इन कि जैसे ना बहुत सारी फीमेल्स को ये वाली चीज़ होती है, चाहे सारे थे हमारे साथ में, बट वो चीज़ हम अकेले ही झेल रहे थे, वो हमारा अकेले का ही पेन था. सो वो अकेले वाला जो है ना, वो इज़ द इमोशन ऑफ इनसिक्योरिटी, कि वो सिक्योरिटी वाला चीज़ नहीं फेस हो रहा था कि कोई और भी साथ में हमारे, मतलब दूसरा इंसान भी उस चीज़ को फेस कर रहा है या ऐसा कुछ है, वो हमारा था. सो वहाँ से हमारा बैक पेन और इस तरह के प्रॉब्लम शुरू होते हैं. व्हेन यू आफ्टर दैट प्रोसेस, व्हेन यू सिट विद योर बॉडी, व्हेन यू गिव एंड लव एंड एक्सेप्ट, maybe acknowledge that your body has gone through something, कि बहुत ज़्यादा पेन या बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक प्रोसेस रहा है. आस्क योर बॉडी. बहुत बारी ना हम अपनी बॉडी से बात नहीं करते हैं. जैसे आई फील कि हम ना बड़ी बारी अपने लाइफ में आउटर एरियाज में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इंटरनली नहीं देते हैं कुछ भी, जबकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे अंदर का प्रोसेस है. क्योंकि जैसे हम ना ब्रेथ वर्क कर रहे थे उस टाइम पे भी हमारा ये चीज़ था जो बड़ा ज़्यादा उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि
हमारी लाइफ शुरू होने से एंड तक जो हमारे साथ होता है वो सिर्फ हमारी ब्रेथ होती है, बाकी सब आते जाते रहते हैं, सब आते हैं सब जाते हैं, सिर्फ ये चीज़ हमारे साथ होती है। तो जब ये है जो आपका कंपेनियन, जो ट्रू कंपेनियन है वो ये है, ब्रेथ है आपकी। तो जब आप ब्रेथ और आपके बॉडी पार्ट्स, आपके इमोशंस, जिन्होंने आपको हमेशा बचपन से, एक पैदा होने से एंड ऑफ द लाइफ तक आपको पूरा देखा होता है, तो जब आप उस इमोशन के साथ में कनेक्ट होना शुरू होगे, अपनी बॉडी के साथ में उसको एक्सेप्ट करके उसको प्यार देना शुरू होगे, तो अपने आप वो ट्रॉमास भी बेटर हील होना शुरू होंगे। आपकी बॉडी अगर रेडी होगी तो वो अपने आप वो उन दोबारा से उस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है, अब जैसे एक बच्चा होता है ना, अगर हम उसको डांट देते हैं ना बहुत ज़्यादा तो वो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन जब हम उसको वापस जाके बहुत प्यार कर देते हैं ना, वो नॉर्मल हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। जैसे गिर गए अगर हम, तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग गई, तो अगर उस टाइम पे आपने उसको और मार दिया बच्चे को, तो उसके अंदर एक डर आ जाएगा, गिरने का भी डर आ जाएगा और आपको बताने का भी डर आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको प्यार कर दोगे, उसको एक्सेप्ट कर दोगे, उसको बोलोगे ठीक है, गिरते रहते हैं, ठीक हो जाता है, तो क्या होगा कि वो दोबारा से उसके अंदर गिरने की भी हिम्मत होगी, आपको बताने की भी हिम्मत होगी और उससे रिकवर होने की भी हिम्मत होगी। ऐसे ही हमारे बॉडी के साथ में होता है। तो अगर बॉडी हैज़ गॉन थ्रू समथिंग और अगर आप उसको एक्सेप्ट, उसको प्यार से, उसको जो उसके साथ में कुछ देर बैठ रहे हो, तो उसके अंदर वो दोबारा से, अगर आप रेडी हो तो उसके अंदर दोबारा से भी वो चीज़ को सेकेंड बेबी प्लान करने का भी होगा, वो स्ट्रेंथ, उस चीज से रिकवर होने का भी बहुत अच्छा स्ट्रेंथ होगा। और हो सकता है वो बहुत स्मूथ भी चला जाए, उसको कोई प्रॉब्लम भी ना हो जी। क्योंकि आई फील इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो, जो डिफिकल्ट फेजेस से आप निकलते हो ना, वो भी ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी का। तो अगर आप बॉडी को एक्सेप्टली, वो लविंगली एक्सेप्ट पहले ही कर लोगे ना, तो शायद आपका वैसे भी वो कंसीविंग प्रोसेस बहुत स्मूथ रहेगा, वो डिफिकल्ट होगा ही नहीं। विनी जी, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी क्या हमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? यस, सी ओवर कॉन्फिडेंस ऑल्सो, एक तो ये इमोशन भी हमारे अंदर कहीं से आ रहा होता है, और ये भी कैसे आता है कि कुछ लोग होते हैं जो, जिनको जब क्रिटिसाइज किया जाता है तो वो बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत रिबेलियस होते हैं, उनको ये होता है कि हमें तो अब अपने आप को और ज़्यादा प्रूव करके दिखाना है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब एक होता है कि प्रूव करके दिखाना है, तो वो एक बैलेंस्ड वे में अपने आप को प्रूव करेंगे, बेटर प्रूव करेंगे। एक होते हैं जो आउट ऑफ द वे करके अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाकर कुछ चीज़ें करना शुरू करते हैं, बट वो उनका एक रिस्पॉन्स होता है, एक एंगर रिस्पॉन्स होता है, जब उनको एक्नॉलेज नहीं किया होता है, जब वो नॉर्मल थे, जब वो ठीक ठाक नहीं ज़्यादा कुछ करते, तो उनको नहीं उस तरह का एक्सेप्टेंस मिला होता है, तो वो अपने आप को ऐसा सुपीरियर वाइड कर लेते हैं कि अब हम अपने आप को, सो वो हमारा एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स आना शुरू होता है। अब इससे हेल्थ इश्यूज जो क्रिएट होना शुरू होते हैं, अगेन हमारे ब्रेन से रिलेटेड मेनली, हमारे इमोशंस एंड आवर माइंड, जब हमारा, अगेन वही है कि हमारे जो चक्रास होते हैं वो बैलेंस्ड होना आर इम्पॉर्टेंट। ओवर एक्टिव होंगे तो भी खराब है, लो एक्टिव होंगे तो भी खराब है। तो ये जो ओवर एंगर है वो हमारा ओवर एक्टिव चक्रास हो गए, तो हमारे ओवरली प्रॉब्लम्स, जैसे हमारे को बीपी इश्यू, बीपी राइज एकदम से होना शुरू हो सकता है, वो उस तरह के हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो सकते हैं। समटाइम्स इवन हमें हाइपोथायरॉयड होना शुरू होता है। हाइपोथायरॉयड में क्या होता है, नाउ इट इज़ वेरी डिफरेंट। हाइपरथायरॉयड जो होता है उससे हम पतले होना शुरू होते हैं, हाइपोथायरॉयड जो होता है उससे हम मोटे होना शुरू होते हैं। सो इनका अब जिसको हाइपर हो रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, वो अपने आप को दिखा तो रहा है कि बड़ा ज़्यादा सुपीरियर है, अंदर से बॉडी उसको खाते जा रही है, अंदर से ख़त्म होते जा रहा है वो, क्योंकि वो क्या है कि वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली जो वो नहीं है, तो वो फाइट तो उस चीज़ से कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है ना, वो अपने आप अपने बॉडी को फिर से इग्नोर करता जा रहा है, अपने इमोशंस को, जो उसको कह रहे हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बैलेंस हो जाओ, बट वो बैलेंस नहीं हो रहे, तो वो बॉडी तो अंदर 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 सप्रेस होती जा रही है और वो ऊपर वो होते जा रहा है। सो उस वजह से भी हमको इस तरह के हेल्थ इश्यूज भी आने शुरू होते हैं, बीपी शूट अप करना शुरू करते ही हैं मैनी अ टाइम्स, क्योंकि जो ओवर
कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, अगेन उनके अंदर जो होता है ना वो इनसिक्योरिटी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम उससे डील कर रहे होते हैं। तो उनको स्पाइन रिलेटेड, उनको बोन्स रिलेटेड इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते अपने आप को, वो उससे ज़्यादा अधिक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो वो लैक ऑफ डाइजेशन, बेसिकली डाइजेशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जब वो चीज़ नहीं हो रही होती है ना, उससे ऊपर हो रही होती है, तो हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इवेंचुअली वो हार्ट को भी डेवलप प्रॉब्लम करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो अगेन आपकी बॉडी क्या चाहती है कि मेरे को एक्सेप्ट करो जैसे मैं हूँ, मेरे इमोशंस को। अब वो आप वैसे नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो उसको, और दिखाना चाह रहे हो कि ये तो छोटा है, मैं ज़्यादा बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ उस इमोशन को, तो वो अपने आप को ही आप छोटा दिखा रहे हो ये चीज़ करके। तो वो चीज़ फिर हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करना शुरू होती है, और बहुत हेल्थ इश्यूज डेवलप होना शुरू होते हैं। लेकिन these people also have lot of sensitivities जो उन्होंने सप्रेस की होती है। तो मतलब अगेन अगर हम उनको ब्लेम करेंगे ना कि ये तो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट सा है, ये तो हर चीज़ ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बोलता है और ये चीज़, सो अगेन हम बहुत इनसेंसिटिव हो रहे हैं उस इंसान के साथ में, क्योंकि वो इमोशन भी वो कहीं बचपन से लेके आ रहा है, उसका भी चाइल्डहुड का ही है। सो अगर हम उसके साथ में भी बैठ, और मे बी उसको शायद चाहिए ही यही है, उसको सुनना ही यही है कि मेरे लिए और अच्छा बोलो, क्योंकि उसको नहीं शायद उतना अच्छा मिला है। सो जब आप उसको देना, वो फुलफिल करना शुरू हो जाओगे ना उस नीड को, दैट यू आर वेरी गुड, तुम हो ही बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा कर सकते हो, और ये उसको ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट दिखाने की, क्योंकि उसे पता होगा कि मेरे को वैसे ही सब लोग मान रहे हैं। तो वो वो हमें समझ में आ गया उसके इस पर्सनैलिटी ट्रेट से कि उसकी ये नीड है, तो ये नीड फुलफिल कर दो, तो वो वैसे ही शांत होना शुरू हो जाएगा। और एक्चुअली यू एज एन आउटसाइडर, एक्सटर्नल पर्सन ऑल्सो उसकी हीलिंग में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो ये चीज़ करके, तो वो काफ़ी बेटर वैसे ही हो जाएगा। विनी जी, ट्रॉमा की वजह से मेंटल हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट आ सकता है जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है? अनएड्रेस्ड इमोशंस हमारे बॉडी को एक टाइम के बाद, सो पहले क्या होता है, इनका स्टेज होता है। जैसे अनएड्रेस्ड इमोशंस हमें पहले तो हमारे इमोशंस में ही आना शुरू होते हैं, जैसे यही ओवर कॉन्फिडेंस होना शुरू हुआ, एंगर आना शुरू हुआ, सप्रेशन होना, चुप रहना शुरू हो गए, साइलेंस होना शुरू हो गया। अब वो धीरे धीरे जब वहाँ पर भी अनएड्रेस्ड हो गया, तो फिर वो हमारे बॉडी पे आना शुरू होता है, वो हेल्थ में डिफरेंट हेल्थ के पार्ट्स में आना शुरू होता है। अब वो वहाँ से भी जब वो भी अनएड्रेस्ड रह गया, तो फिर वो माइंड पे आना शुरू होता है। सो माइंड पे जब आता है तो हमें, और कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी से पहले माइंड पे ही आ जाता है वो सीधा, क्योंकि क्या होता है कि हम इन इमोशंस को बहुत ज़्यादा, हम अपने अंदर तो जगल कर ही रहे हैं इनके साथ में, चाहे हम लोगों से नहीं बहुत ज़्यादा बात कर पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं, अंदर अंदर तो बहुत ज़्यादा जगलिंग हो ही रही है इनके साथ में। सो वो बॉडी पे नहीं आके वो कभी कभी सीधा माइंड पे ही शूट करते हैं, और उस वजह से हमें जैसे डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन इज़ ऑल्सो क्या है, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस ही हैं हमारे, सप्रेस्ड इमोशंस है जो एक डिप्रेशन का पार्ट ले लेते हैं। जैसे डिप्रेशन में क्या होता है, लोग बहुत शांत रहना शुरू होते हैं, बहुत चुप हो जाते हैं। सो वही मतलब आपने अपने इमोशंस को, अपने आप को अंदर ही अंदर सप्रेस कर लिया, तो आपके माइंड ने आपको वो सिग्नल देना शुरू कर दिया कि कोई फायदा नहीं है किसी से बात करने का, तो शांत हो जाओ। तो वो, और वो अंदर ही अंदर हमें समझ ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमारा बेसिकली हमारा माइंड शट डाउन कर देता है हमें उस चीज़ से कि समझ नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा होता बहुत बारी कि हम रो क्यों रहे हैं, हम दुखी क्यों हैं, हम सैड क्यों हैं, और क्योंकि हमारा माइंड शट डाउन कर देता है उस चीज़ को। तो वो हमारा हार्ट हमारे इमोशंस और हमारे मेंटल के साथ में कनेक्ट होना बंद हो जाता है। और वही उसी वजह से होता है क्योंकि हमने उसको एड्रेस ही नहीं किया होता। तो वो बॉडी का एक एंगर रिस्पॉन्स होता है कि जब एड्रेस ही नहीं किया जा रहा तो फिर हमको बोलने का फायदा ही नहीं है, तो वो माइंड बताना ही बंद कर देता है, और वो अंदर अंदर हमें फील हो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। सो वो करते करते डिमेंशिया, जैसे हमें फॉरगेटफुलनेस होना शुरू हो जाता है, हम भूलना, क्योंकि हमारा क्या होता है कि एक टाइम के बाद ना, जैसे हमें बहुत बार ये वाली चीज़ भी होती है कि हमारी बॉडी जो है हमारे साथ में डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो हमारी सोल अलग होना शुरू होती है, हमारी बॉडी अलग होना शुरू होती है, और बॉडी और माइंड जहाँ डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गए वहाँ हमें ब्रेन इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज और बॉडी हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। सो डिमेंशिया,
डिप्रेशन, ये सब चीज़ें होती है जब हमारा माइंड हमारे बॉडी और हमारे सोल के साथ में डिस्कनेक्ट करना शुरू होता है कि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे कुछ भी करने का, या कुछ एड्रेस नहीं होगा। सो वो हमें भूलना शुरू हो जाता है, हम लोगों को भूलना शुरू होते हैं, हमारा डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है हर चीज़ के साथ में। पार्किंसंस हो जाता है। पार्किंसंस में क्या होता है कि हमारा जैसे हाथ शिवर करना शुरू हो जाते हैं, बॉडी शिवर करना शुरू होती है। बॉडी क्यों शिवर करना शुरू होती है? क्योंकि हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो बॉडी में जो एनर्जी आ रही है हमारे माइंड के साथ में, और जो क्या होता है, बॉडी माइंड एंड सोल जब तीनों का एक साथ में कनेक्शन होता है तो हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ होती है। जब वो डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, हमारे बॉडी से सारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, तो हमारी बॉडी एकदम लो हो जाती है। तो उनका वो कहता है कि बस मतलब ना हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें सोल भी नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सो वो बॉडी की वीकनेस रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है बॉडी में, पार्किंसंस और इस तरह के प्रॉब्लम्स। सो बेसिकली हमारे ब्रेन के साथ में सारा कनेक्ट धीरे 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 खत्म होना शुरू होता है। अब आप अगेन मेडिसिन खाते हो इसको फिर से सप्रेस करने के लिए। मेडिसिन खाना इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है। आप अपने ब्रेन को और ज़्यादा एंगर दे रहे हो इस चीज़ से। मतलब आप सोचो कि आप गुस्सा हो किसी चीज़ से और आपको ऐसे ही बस शांत हो जाओ, पानी पी लो, शांत हो जाओ, पानी पी लो, शांत हो जाओ। आप शांत नहीं होगे, आपको और ज़्यादा गुस्सा आएगा कि मेरे को सुन क्यों नहीं रहे हो, मेरे बात को क्यों नहीं सुन रहे हो। तो वो वही चीज़ हमारे ब्रेन के साथ में होती है उस टाइम पर कि दवाई खा दी, सप्रेस हो गए, सो गए, और दोबारा से हमें वही चीज़ आ गई। तो आप इसको इतना सप्रेस कर करके इस हद तक ले आते हो कि वो डिप्रेशन से डिमेंशिया बनता है, डिमेंशिया से इवेंचुअली आपकी बॉडी बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाती है आपके साथ में। वो सालों साल भी लोग डिमेंशिया और ऐसी चीज़ों में रहते हैं। द बेस्ट थिंग इज़ कि उन इमोशंस के साथ में डील करो, बैठो उनके साथ में, उन इमोशंस से बात करो उससे। और वो ऑनेस्टली वो सिर्फ स्टार्ट लेवल पे हो सकता है। अगर आपने उस लेवल को क्रॉस कर लिया तो शायद ना आप खुद सुनना चाहोगे कि दूसरा, अगर जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, आप बोलोगे साइकोलॉजिस्ट को कि चुप हो जाओ, मेरे को बात करनी ही नहीं है। अगर वो आगे बढ़ता गया तो क्योंकि तो इस इमोशन को राइट एट दैट मोमेंट जहाँ पे आपको फील हो रहा है ना कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो या आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आपको वहीं बैठकर अपने साथ में, दूसरे की भी ज़रूरत नहीं हो, सिर्फ अपने साथ में बैठ के उस इमोशन को समझ के उसको लविंगली एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। तो वो वहीं आप उसके साथ में डील करना शुरू हो जाओगे। एंड द बेस्ट थिंग आई फील इज़ द जर्नल। लिखना शुरू कर दो। चाहे लिखना बोरिंग है या ज़्यादा नहीं भी लिखना चाहो, आप 5 मिनट या 2 मिनट भी लिख लो, बट आप लिखना शुरू करो। बिकॉज लिखना हमारे अंदर से बहुत इमोशंस को निकालता है और बहुत लाइट करता है हमें। ये मुझे भी समझ में नहीं आता है कि मैं भी बहुत से लोगों को देखती हूँ कि हम डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहे हैं, हमें एंग्जाइटी हो जाती है। मुझे लगता है ऐसी कौन सी दवाई है जो आपका डिप्रेशन ठीक कर देगी या आपकी एंग्जाइटी ठीक कर देगी। आपने बहुत सही बात की है। लिखिए या फिर अपनी बातों को जिससे बात करने का आपका मन कर रहा है उससे बात कीजिए, उससे शेयर कीजिए, वो शायद उसी से आप ठीक होंगे। हाँ, अपने साथ में बैठना सबसे ज़्यादा हर बीमारी का इलाज आई फील यही है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो। अपने साथ में बैठो, उसको समझो क्या, क्योंकि हमें ना पता होता है, हमें सबको पता होता है हमारे साथ में, हमने बचपन से आज तक देखा होता है कि हमने अपने लाइफ में क्या क्या इमोशंस देखे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारे आसपास में क्या इमोशंस देखे हैं। अगर हम बैठ के उसको इंटरनलाइज करना शुरू कर देंगे ना, हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी कौन सी बॉडी पार्ट में कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है, और वहीं हम उसको सेटल और हील कर सकते हैं, सिर्फ उसको लविंगली एक्सेप्ट करके। जी विनी जी, ट्रॉमा के बारे में आपने जो आज हमें अवेयर किया और बताया कि इसकी वजह से हमें क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनी जी। थैंक यू। सोल जर्नी में आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये पॉडकास्ट आपको बेहद पसंद आया होगा और आपने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। हम देखते हैं कि बचपन से हम कई तरह के ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं और उनकी वजह से हमें कई हेल्थ इश्यूज होते हैं, और वो हेल्थ इश्यूज क्या क्या होते हैं वो सब कुछ हमें डॉक्टर विनी भाटिया जी ने बता दिया है। अगर आप भी इस तरह के हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं तो आप डॉक्टर विनी भाटिया जी से मिल सकते हैं, आप उन्हें DM कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सोल जर्नी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।